गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग, उसकी फीचर्स और उसकी इम्पोर्टेंस, उसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलता जुलता ही एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। देखो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज से मिलता जुलता एक दूसरा डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? देखिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जैसे एक्स ने गुड्स वाई को सेल आउट की, ठीक है, अपने पैसे की सेफ्टी के लिए एक्स वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है which contains an order to make the payment of a certain amount on a certain day, ठीक है। लेकिन एक तरीका ये भी होता है, एक दूसरी सिचुएशन होती है कि जैसे वाई एक्स से कुछ परचेज करना चाहता है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वाई टू मेक द पेमेंट ऑन द सर्टेन डे, वो उससे क्रेडिट चाहता है। तो उस केस में वाई खुद एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे which contains a promise to make the payment of a certain amount on a certain day। भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो एक्स वाई के ऊपर बिल लिखेगा जिसने एक ऑर्डर लिखा ऑर्डर दिया होगा कि यू विल मेक मी द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट ऑन दिस डे। लेकिन अगर दूसरी तरफ वही बिल ऑफ एक्सचेंज वाई लिखे जिसमें ऑर्डर ना लिखकर एक प्रकार का प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो प्रॉमिस ऐसे नोट को क्या कहा जाता है, प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है। देखो एक सिंपल सी बात है, आज मैंने आपसे पैसा उधार लिया, एक तो आप कहते हो कि सर 3 दिन बाद पैसे वापस कर देना, इट इज एन ऑर्डर, ठीक है, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाएगा। एक मैं आपसे पैसा उधार लेना चाहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ भाई साहब आज पैसे उधार दे दो, मैं आपको 5 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आई विल मेक यू द पेमेंट आफ्टर 5 डेज। भाई 5 डेज के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, इट इज कॉल्ड ए प्रॉमिसरी। तो प्रॉमिसरी नोट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ए प्रॉमिस to make the payment of a certain amount on a certain day। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? It is a written document which contains and promise which contains and promise to make the payment of it, to make the payment of a certain amount on a certain day। Which contains a promise, देखो उसमें हमने ऑर्डर लिखवाया था, केवल ये डिफरेंस है प्रॉमिस और ऑर्डर का, बाकी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में कोई खास डिफरेंस नहीं, ठीक है। उसमें एक ऑर्डर कंटेन होता है, इसमें एक प्रॉमिस इंक्लूड होता है, ठीक है। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाहे प्रॉमिसरी नोट ले लो चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम, ठीक है बेटा, क्लियर। अब बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट की फीचर्स की। तो देखो इसकी फीचर्स काफी हद तक जो फीचर्स बिल ऑफ एक्सचेंज की थी उससे मिलती जुलती है। तो देखो पहली बात है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, प्रॉमिसरी नोट रिटन में होना चाहिए, ओरल नहीं। सेकंड, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन ए सर्टेन डेट, यानी कि जो प्रॉमिसरी नोट होता है इट इंक्लूडेड प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑन ए सर्टेन डेट। ये एक सर्टेन अमाउंट को सर्टेन अमाउंट की सर्टेन डेट को पेमेंट करने का प्रॉमिस इंक्लूड करके चलते हैं। थर्ड, प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। देखो इसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं हो सकती कि भाई इफ आई फेल टू मेक द पेमेंट देन यू कैन फॉरफिट माय कार, ऐसी कोई कंडीशन इंक्लूड नहीं होती। द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, इसमें जो अमाउंट पेबल होता है वो डेफिनेट होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह अमाउंट मस्ट बी सर्टेन।
इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और प्रोमिसर। देखो अभी आगे जाकर हम लोग बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट की पार्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखने वाला कोई और होता है, एक्सेप्ट करने वाला कोई और होता है, लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला और एक्सेप्ट करने वाला एक ही पार्टी होती है। तो प्रोमिसरी नोट के ऊपर एक ही पार्टी के साइन होंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर दोनों पार्टी के साइन होंगे। तो इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर और प्रोमिसर। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द पे मस्ट बी मेंशन्ड, यानी कि उसमें प्रॉमिस किया जाता है आई विल मेक द पेमेंट टू नवीन, पार्टी का नाम लिखा जाता है कि किसको प्रॉमिस किया जा रहा है। द प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेमेंट टू द बियरर, जो बियरर होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला होता है, उसको पेमेंट नहीं होती। उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो लिखने वाला होता है और जो एक्सेप्टर होता है वो अलग अलग होता है। जो सेलर होता है उसी को पेमेंट की जाती है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी और, लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में जो लिखने वाला है उसे ही पेमेंट करनी है, तो वो खुद को पेमेंट नहीं कर सकता। यानी कि कह सकते हैं कि प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेमेंट टू द बियरर और इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, यानी कि बिल ऑफ प्रोमिसरी नोट की जो वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्टैम्प लगाई जाती है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात करते हैं पार्टीज रिलेटेड टू प्रोमिसरी नोट। पार्टीज रिलेटेड टू प्रोमिसरी नोट। देखो बेटा, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड कौन कौन सी पार्टीज हैं, विच पार्टीज आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। देखो प्रोमिसरी नोट जैसे आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पढ़ा था, देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर लिखने वाला, ड्रॉवी एक्सेप्ट करने वाला, पे जिसको पेमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी अलग अलग नहीं, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉवर एंड द ड्रॉवी, क्योंकि जैसे मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मैं ही उस बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट को लिखूंगा, मैं ही उसके ऊपर साइन करूंगा। तो इसमें जो ड्रॉवर और ड्रॉवी होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए आप उसको मेकर कह देते हैं। एक पार्टी तो हो गई मेकर। मेकर मींस दैट पार्टी व्हिच एक्सेप्ट द प्रोमिसरी नोट या व्हिच राइट एंड एक्सेप्ट द प्रोमिसरी नोट, यानी कि जो पार्टी प्रोमिसरी नोट को लिखती है और उसको एक्सेप्ट करती है दैट इज कॉल्ड मेकर, उसे क्या कहा जाता है, मेकर। सेकंड पार्टी हमारे पास आती है पे। पे किसे कहते हैं, देखिए दैट पार्टी टू whom the payment will be made under the promissory note, जिस पार्टी को प्रोमिसरी नोट के अकॉर्डिंग पेमेंट की जाएगी he will be called पे, उसे क्या कहा जाता है, पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है दैट इज डिस्टिंक्शंस बिटवीन ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए प्रोमिसरी नोट। देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हम लोगों ने दोनों प्रकार के प्रोमिसरी नोट, दोनों प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। तो देखो इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट देयर आर 2 पार्टीज, मेकर एंड पे। दो ही पार्टी होती है, एक पार्टी होती है मेकर, दूसरी पार्टी होती है पे। उसके बाद ड्रॉवर। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में लिखने वाला कौन होता है, जनरली क्रेडिटर जो पैसे मांगता है। इसमें कौन लिखने वाला होता है प्रोमिसरी नोट के केस में, डेटर जिसके पैसा मांगा जाता है। तो ड्रॉवर कौन होता है, इट इज ड्रॉवन बाय क्रेडिटर, जबकि प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉवन बाय द डेटर। ऑर्डर एंड प्रॉमिस, बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट while the promissory note contains a promise to make the payment। acceptance, देखिए एक्सेप्ट किसके द्वारा किया जाता है। देखो जिस जो क्रेडिट जो डेटर होता है, जैसे क्रेडिटर लिखता है, ड्रॉवर लिखता है और ड्रॉवी उसको एक्सेप्ट करता है। बट इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट देयर इज नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, वहां पे कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। जो लिखने वाला है भाई एक्सेप्टेंस तो वो देगा ना जिसको हम कुछ चीज पूछे, वो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे तो खुद ही लिखने वाला है, इसलिए कोई एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्सेप्टेंस में लिखेंगे इट नीड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी,
इसके ऊपर एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट, ड्रॉविंग की एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, जबकि इन केस ऑफ प्रोमिनेंसी नोट देयर इज नो नीड ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत नहीं। लाइबिलिटी, देखो इसमें जो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉवर होता है ना, दैट इज सेकेंडरी, वो सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। ही विल बी लायबल ओनली इफ द एक्सेप्टेड डज नॉट पे। एक देखो इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो जैसे हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है, तो आगे जाकर आप लोग पढ़ोगे कि आप लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के 4 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रख सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवा सकते हैं, किसी और पार्टी को एंडोर्स कर सकते हैं या बैंक में कलेक्शंस के लिए दे सकते हैं। मान लो आपने किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिया, उस केस में आपने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवा दिया, ठीक है, क्या करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट, या किसी और पार्टी को एंडोर्स कर दिया। अगर ड्यू डेट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सेप्टर पेमेंट नहीं करता, तो ड्रॉवर विल बी कंसीडर एज लायबल। तो उसमें जो ड्रॉवर की लायबिलिटी होती है वो सेकेंडरी होती है। ही विल बी लायबल ओनली इफ द एक्सेप्टर डज नॉट पे। अगर एक्सेप्टर पे नहीं करता तो वो लायबल है, जबकि इसमें जो ड्रॉवर की लायबिलिटी है वो प्राइमरी है, सबसे पहले ड्रॉवर को पेमेंट करनी पड़ती है। पे, द ड्रॉवर कैन बी द पे ऑफ द बिल। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो ड्रॉवर होता है उसी को पेमेंट मिल सकती है, कैन बी वर्ड यूज किया गया है। अगर x ने y के ऊपर बिल लिखा, y ने एक्सेप्ट करके x को लौटाया, या तो x को ही पेमेंट मिलेगी, या अगर x ने वो बिल किसी और को हैंडओवर कर दिया तो किसी और को पेमेंट मिल जाएगी। तो यहाँ पे ड्रॉवर पे ही हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ प्रोमिनेंसी नोट ड्रॉवर कैन नॉट बी पे। भाई y ने बिल लिखा, y ने उस पे साइन करके x को दे दिया, y ड्रॉवर है, तो y खुद को पेमेंट नहीं कर सकता, यानी कि ड्रॉवर कैन नॉट बी द पे। उसके बाद एक आता है नोटिंग। नोटिंग का मतलब क्या होता है, देखो आगे जाकर आप लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। जैसे हम किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करते हैं, अगर वो पार्टी ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट करने से मना कर दे, तो हम उस पार्टी के ऊपर लीगल एक्शंस लेकर अपने पैसे की रिकवरी करवा सकते हैं। लेकिन लीगल एक्शन लेने से पहले जनरली उस बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी नोटरी पब्लिक से, लॉयर से अटेस्टेड करवाना पड़ता है कि द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड, कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड। तो इन केस ऑफ डिसऑनर्ड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इट शुड बी नोटेड विद नोटरी पब्लिक, या एक केवल ये लिखो इट शुड बी नोटेड इन केस ऑफ डिसऑनर्ड, जबकि नोटिंग इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ प्रोमिनेंसी नोट। अगर प्रोमिनेंसी नोट डिसऑनर्ड हो जाता है, अगर प्रोमिनेंसी नोट का एक्सेप्टर ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट करने से मना कर दे, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू नोटेड, इसको नोटेड करवाना जरूरी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉपीज। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाई जाती है, देखो अगर कोई लोकल बिल ऑफ एक्सचेंज है ओनली 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड, बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज 3 कॉपीज आर नीड। बट इन केस ऑफ प्रोमिनेंसी नोट, whether it is a local promissory note or foreign promissory note, only 1 copy is prepaid, यानी कि only 1 copy is prepaid in case of local and foreign promissory note. Stamps, देखो बेटा there is no need of fixing the stamp on the bills payable on demand. अभी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स के बारे में भी और पढ़ेंगे। एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड। 3 प्रकार के बिल होते हैं, बिल एट साइड, बिल आफ्टर साइड, बिल आफ्टर डेट। तो देखो एक प्रोमिनेंसी नोट का टाइप होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका टाइप होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, उसके ऊपर कोई स्टैम्प की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि स्टैम्प इज नीडेड इन केस ऑफ एवरी काइंड ऑफ प्रोमिनेंसी नोट। प्रोमिनेंसी नोट कोई भी हो उसके ऊपर स्टैम्प लगता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिनेंसी नोट के बीच का डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डे ऑफ ग्रेस। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप लोग देखेंगे आगे एक टॉपिक दिया हुआ है बिल एट साइड, बिल्स आफ्टर डेट, बिल्स आफ्टर साइड, उसको पढ़ना जरूरी है। देखो इनको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ
बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो डियर, एक क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितने प्रकार के होते हैं। देखो डियर, जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि मान लो आज मैंने एक्स ने वाई को 15 मई को गुड्स सेल आउट किया, ठीक है। एक एग्जांपल ले लें, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन 15 मई। ऑन वेरी नेक्स्ट डे 16 मई को एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा विच वाज एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 20 मई, जिसको वाई ने 20 मई को साइन किए, एक्सेप्ट किए। अब क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेट होगी, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है, उसकी काउंटिंग किस डे से की जाएगी। 15 मई जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है, 16 मई जिस दिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा गया है, या 20 मई जिस दिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया। कौन सी डेट से आप उसकी डेट काउंट करना स्टार्ट करोगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के नेचर के बारे में देखा जाता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार का है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट काउंट की जाती है। जनरली द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिल एट साइन, दूसरा होता है बिल आफ्टर साइन, और तीसरा होता है बिल आफ्टर डेट। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। वन इज बिल एट साइन, सेकंड इज बिल आफ्टर साइन, और एक होता है बिल आफ्टर डेट। देखो बेटा पहली बात करते हैं बिल एट साइन। देखो बिल एट साइन का मतलब क्या होता है कि इन सच टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नो मैच्योरिटी डेट इज गिवन एज द बिल विल बी प्रेजेंटेड एक्सेप्टर विल मेक द पेमेंट। यानी कि इस प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता। जैसे ही पेइंग बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगा, एक्सेप्टर विल मेक द पेमेंट, एक्सेप्टर उस बिल की पेमेंट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जैसे आज हम किसी दुकान पे गए मार्केट में, हमने वहां से गुड्स खरीदे। गुड्स खरीदने के बाद पता चलता है कि हम पैसे लाने भूल गए। दुकानदार जान पहचान गए, हमने उस दुकानदार को कहा कि भाई साहब पैसे घर से ले जाओ। अब मान लो वो दुकानदार हमसे ये पूछ बैठे कि भाई साहब पैसे लेने के लिए कब आऊं। आपका जवाब होता है कि जी जब आपका मन करे। जब आपका मन करे का मतलब कोई डे फिक्स नहीं है। अगर आप आज जाओगे आज पेमेंट मिल जाएगी, कल आओगे कल पेमेंट मिल जाएगी, 10 दिन बाद आओगे तो 10 दिन बाद पेमेंट मिलेगी। जैसे ही आप मेरे घर पे आओगे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो उसी प्रकार इन केस ऑफ बिल एट साइन नो ड्यू डेट इज फिक्स एज द पे विल प्रेजेंट द बिल, एक्सेप्टर विल मेक द पेमेंट। भाई जैसे ही पे बिल को प्रेजेंट करेगा, एक्सेप्टर उस बिल की पेमेंट कर देगा, तो उसको बिल एट साइन का क्या कहा जाता है, बिल एट साइन। उसके बाद आता है बिल आफ्टर साइन। देखो इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइन ड्यू डेट विल बी काउंटेड फ्रॉम द डे व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन एक्सेप्टेड। भाई ड्यू डेट उस दिन से काउंट की जाएगी जिस दिन बिल के ऊपर साइन हुई। जैसे यहाँ पे इस केस में 20 मई, ठीक है। ड्यू डेट कब से काउंट की जाएगी, 20 मई से, जिस दिन बिल को साइन किया गया। और तीसरा होता है बिल आफ्टर डेट। In case of bill after date, no due date is mentioned. Sorry. In case of bill after date, due date will be counted from the day when the bill of exchange has been written. यानी कि ड्यू डेट उस दिन से काउंट की जाएगी जिस दिन को बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया था, no matter when it was accepted। उस पे ये मैटर नहीं करेगा कि आपने आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कब किया गया, ये मैटर नहीं करेगा। जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा गया वहां से डेट काउंट की जाए। तो ये 3 प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइप मेंशन ना हो तो उसको बिल आफ्टर डेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिल आफ्टर डेट। एंड द मैच्योरिटी डेट इज काउंटेड फ्रॉम द डे व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन रिटन। यानी कि मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट तब से काउंट की जाती है जब बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा गया। ठीक है भाई, क्लियर। जैसे एक सिंपल सी बात है,
कि भाई मान लो आज मैंने 1 जनवरी को किसी पार्टी को गुड्स सेल आउट की, X sold goods to Y for rupees 10,000 on 1 January. Immediately X draws a bill on Y which was accepted by Y. X ने Y के ऊपर बिल लिखा जिसको Y ने एक्सेप्ट कर लिया and this bill was payable after 2 months. 2 महीने के बाद उसकी पेमेंट होगी। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी डेट कब आई। तो देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्यू डेट एंड ग्रेस पीरियड के बारे में। ड्यू डेट एंड ग्रेस पीरियड के बारे में। देखो बेटा, फ्रॉम द डे ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज व्हेन द टाइम पीरियड इज एडेड इट विल बी कॉल्ड ड्यू डेट। लेकिन क्या होता है कि जो एक्सेप्टर होता है ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको पेमेंट करने के लिए 3 डेज का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेस पीरियड। उसे क्या कहा जाता है? ग्रेस पीरियड। भाई जैसे मैंने Y के ऊपर 1 जनवरी को बिल लिखा था जिसको Y ने एक्सेप्ट किया। अब 1 जनवरी से 2 मंथ के लिए बिल लिखा गया, तो 2 मंथ काउंट करो कब खत्म होंगे। 1 जनवरी से 1 Feb 1 मार्च, यानी कि इस बिल की जो पेमेंट डेट है वो 1 मार्च आनी चाहिए, लेकिन उसमें 3 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पेमेंट करने के लिए जिसको ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो 1 मार्च में 3 डेज और काउंट करो, 2nd, 3rd और 4th, यानी कि इस बिल की जो ड्यू डेट आएगी वो 4th मार्च आएगी। ड्यू डेट कब आएगी? 4th मार्च। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज मंथ में ना देके डेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसे 10 डेज का बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जैसे 1 जनवरी को हमने उस पार्टी पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जिसको उसने एक्सेप्ट किया फॉर 10 डेज, तो 10 डेज की जब काउंटिंग करोगे तो उसमें जो दिन लिखा गया है वो दिन इंक्लूड नहीं होगा। आप 10 डेज काउंटिंग करोगे 2 जनवरी से, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, यानी कि 11th जनवरी उसकी पेमेंट डेट आएगी। 3 दिन उसमें और ऐड किए जाएंगे, और कितने? 14th जनवरी, यानी कि उसकी जो मैच्योरिटी डेट मानी जाएगी, जो उसकी ड्यू डेट कंसीडर की जाएगी वो 14th जनवरी कंसीडर की जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से ड्यू डेट या पेमेंट डेट को निकाला जाता है। क्लियर? लेकिन इसमें भी एक रूल और ध्यान रखना। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आपकी जो ड्यू डेट है वो 4th मार्च आ रही है। कौन सी आ रही है? 4th मार्च। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई 4th मार्च को कोई हॉलीडे हो, भाई 4th मार्च को कोई हॉलीडे हो, तो उस केस में ये ध्यान रखना कि बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट कौन सी होगी। अगर वो हॉलीडे है, हॉलीडेज 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है प्री डिटरमाइंड हॉलीडेज, यानी कि नेशनल हॉलीडेज जो पहले से फिक्स है। जैसे हमारे देश में हमें पता है 15 अगस्त एक हॉलीडे माना जाता है, 2 अक्टूबर हॉलीडे है, 26 जनवरी हॉलीडे। अगर वो एक प्री फिक्स हॉलीडे, पहले से उस हॉलीडे का पता है, प्री डिटरमाइंड हॉलीडे, तब तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो प्रीवियस वर्किंग डे माना जाएगा। जैसे मान लो 4th मार्च को नेशनल हॉलीडे किसी भी वजह से, ठीक है, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो 4th मार्च ना होगी, प्रीवियस वर्किंग डे यानी कि 3rd मार्च होगी। कौन सी होगी? 3rd मार्च। लेकिन अगर मान लो वो एक एक्सीडेंटल हॉलीडे, एक्सीडेंटल हॉलीडे का मतलब फिक्स नहीं है, अचानक से छुट्टी डिक्लेयर हो जाए, तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे, जैसे 4th मार्च को नॉर्मल डे था लेकिन कोई नेशनल इमरजेंसी की वजह से छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई, तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि 5th मार्च उसकी ड्यू डेट कंसीडर की जाए। ठीक है। अगर प्री डिटरमाइंड हॉलीडे है तो प्रीवियस वर्किंग डे, अगर एक्सीडेंटल हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है भाई, ऐसे ड्यू डेट निकाली जाती है। अब आपके पास बुक में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ड्यू डेट से रिलेटेड है। देखिए बेटा, आपके पास बुक में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू ड्यू डेट। सॉल्व करते हैं इसको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। आपके पास जो केस दिए गए उन केसेस में बिल की ड्यू डेट काउंट करो।
ड्यू डेट को कैलकुलेट करो। तो देखो इसमें पहला आ रहा है 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2007 आपको निकालनी है ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट बताओ। अब 1 जनवरी को बिल लिखा गया था 2 मंथ्स के लिए, तो 2 मंथ काउंट करो, फरवरी मार्च। 1 मार्च आया, 3 डेज किसके काउंट करोगे, ग्रेस पीरियड के, 3 डे और ऐड करने, तो कौन सा आ गया 1 मार्च में 3 डे और ऐड करो, 4 मार्च। ठीक है, तो इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी 4 मार्च 2007। कौन सी आएगी, 4 मार्च 2007। सेकेंड केस में कह रहे हैं 28 जनवरी 2017 और कितने टाइम पीरियड के लिए लिखा गया है 1 मंथ। तो 28 जनवरी से 1 मंथ कब खत्म होगा, 28 फेब। ठीक है, 3 दिन और ऐड करो। अच्छा, फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं। ठीक है, ये देख लें लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, 2017 नॉन लीप ईयर है, तो 28 दिन ही होते हैं। ड्यू डेट आ गई 28 तारीख को, 28 फेब। 28 फेब के बाद 3 दिन और ऐड करो, किसके ऐड होंगे, मार्च के, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी 3 मार्च 2017। कौन सी ड्यू डेट आएगी, 3 मार्च 2017। उसके बाद लिखा गया है 30 जनवरी को 1 मंथ। देखो थर्ड केस में 30 जनवरी 2017 और 1 मंथ के लिए लिखा गया। तो 30 जनवरी से 1 मंथ कब खत्म होंगे, 30 फेब को, लेकिन फेब में 30 तारीख होती नहीं है। तो देखो ऐसा नहीं कि भाई 28 होती है तो 2 दिन मार्च के ले लो, नहीं, मंथ तो कब खत्म हो जाएगा, 28। भाई हम लोग वर्क करते हैं, नॉर्मली 1 महीना माना जाता है 30 डेज का, लेकिन फरवरी में अगर 28 दिन का मंथ है तो हमें 28 दिन की सैलरी 28 दिन की नहीं मिलेगी, हमें सैलरी पूरे मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो वही बात है, ठीक है आपका मंथ 30 फेब को कंप्लीट होना था, लेकिन फेब में 30 डेज होते ही नहीं है, तो कंप्लीट कब माना जाएगा, 28 फेब। कब कंप्लीट माना जाएगा, 28 फेब। ठीक है, अब 28 फेब को तो मंथ कंप्लीट हो गया, 1 मंथ, 3 डेज और ऐड करने, तो वही 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो 3 मार्च 2017। उसके बाद फोर्थ केस में 30 अप्रैल 2017, 30 अप्रैल 2007 और कितने टाइम पीरियड के लिए है, 2 मंथ्स के लिए। 2 मंथ काउंट करो, अप्रैल से मई, जून, 30 जून, 3 दिन और ऐड करते हैं। जून में क्या 31 डेज होते हैं, 30 होते हैं, 30 होते हैं, तो 3 दिन किसके जाएंगे, जुलाई, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई। तो इसकी मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 3 जुलाई 2017। उसके बाद 30 अप्रैल 2017 को 3 मंथ्स के लिए, 30 अप्रैल 2017 से 3 मंथ काउंट करोगे, मई, जून, जुलाई, 30 जुलाई, 3 दिन और ऐड करो। अब जुलाई में 31 डेज होते हैं, आपकी ड्यू डेट आ रही है 30 जुलाई। 30 जुलाई के बाद 3 दिन और ऐड करोगे, 31, फिर 1 और फिर 2, 2 अगस्त। तो फिफ्थ केस में 30 अप्रैल 2017 से ड्यू डेट कब आएगी, 2 अगस्त 2007। उसके बाद सिक्स्थ केस में 30 अप्रैल 2017 और इसमें दिया हुआ है 30 डेज दिए गए, काउंट करो डेज। तो देखो 30 अप्रैल को लिखा गया और 30 डेज के, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 डेज ही होते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट से, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे काउंट करोगे। 30 मई आएगा, 3 दिन और ऐड करो, 31 मई, 1 जून, 2 जून। तो इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 2 जून 2017। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस दिया हुआ है 7th केस में 1 दिसंबर 2016, कितने डेज के लिए, 60 डेज के लिए।
अब 60 डेज काउंट करो। मैंने बताया था जो डे है जिस डेट को लिखा गया वो डे तो इंक्लूड होगा। 1 दिसंबर छोड़ दो, 2 दिसंबर से काउंट करो। दिसंबर के कितने दिन बच गए? 30। भाई दिसंबर में 31 होते हैं। 1 दिसंबर आपने छोड़ दिया, कितने बचे? 30 डेज। 30 डेज दिसंबर के, टोटल 60 डेज है, तो बाकी बचे 30 डेज जनवरी। ठीक है, तो इसका मतलब ड्यू डेट कब आई? 30 जनवरी। 3 दिन और ऐड करो, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फेब। 2 फेब 2017, यहाँ 16 से स्टार्ट हुआ था, नेक्स्ट ईयर में मूव चले गए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 17। उसके बाद अगला दिया हुआ है 28 दिसंबर 2015। 28 दिसंबर 8 इसमें 28 दिसंबर 2015 कितने डेज के लिए? 2 मंथ। 2 मंथ काउंट करो। देखो बेटा दिसंबर से 2 मंथ, जनवरी, फरवरी। 28 फेब 2016 आएगा। 28 फेब 2016, 3 दिन और ऐड करोगे। अब 2016 कौन सा ईयर आ गया? लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज, तो एक दिन तो 29 हो गया। अगला दिन जनवरी, सॉरी मार्च, फिर 2 मार्च। तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी? 2 मार्च 2016। ठीक है बेटा, ऐसे ड्यू डेट निकाली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी कह रहा है कि भाई कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। आपके सामने जो केस दिए गए उन केसेस में बिल्स की ड्यू डेट बतानी, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या बतानी है? ड्यू डेट। जैसे पहले केस में 23 में सीधा सिर्फ ड्यू डेट लिखा हुआ। सेकंड क्वेश्चन में ड्यू डेट बतानी है। फर्स्ट केस भाई 23 नवंबर को लिखा गया था 2 मंथ के लिए। काउंट करो 2 मंथ, नवंबर से दिसंबर, जनवरी। 23 जनवरी, 3 दिन और ऐड करो, 24, 25, 26। 26 जनवरी 2016। लेकिन हर बच्चे को पता है 26 जनवरी हमारे इंडिया में नेशनल हॉलीडे है, पहले से पता है। तो उस केस में ड्यू डेट कौन सी मानी जाएगी? प्रीवियस वर्किंग डे, यानी कि 25 जनवरी। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 जनवरी 2007। 25 जनवरी 2007। सेकंड केस में लिखा गया 27 नवंबर। 27 नवंबर 2015, 3 मंथ के लिए। 3 मंथ काउंट करो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 27 फेब 2016, 3 दिन और ऐड करो। अच्छा 2016 में फरवरी में लीप ईयर है, मतलब ये लीप ईयर है तो फरवरी में 29 डेज, तो 28, 29 और फिर 1। तो इसका मतलब ड्यू डेट कब आएगी? 1 मार्च 2016। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 29 मई, 4 मंथ के। 29 मई से 4 मंथ काउंट करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 29 सितंबर। अच्छा सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30। 3 दिन और ऐड करो, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे, तो प्रीवियस वर्किंग डे 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अक्टूबर 2016। फिर 4 केस में 23 मई। अच्छा नीचे एक चीज और देखो, क्वेश्चन के नीचे एक लाइन दे रखी है कि इमरजेंसी हॉलीडे 25 जुलाई की। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर 25 जुलाई ड्यू डेट आ रही हो तो उस डे को छुट्टी देना। अगला देखो 23 मई 2016। 23 मई 2016 काउंट करो कितने डेज के लिए? 60 डेज। अब 60 डेज काउंट करो, मई के कितने दिन बच गए? भाई 23 के बाद 24 से काउंट करना शुरू करो। 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31। 8 डेज तो हो गए मई के। टोटल कितने डेज है? 60।
8 डेज तो हो गए मई के, जून के पूरे डेज कितने 30 डेज जून के 38 हो गए, 60 में से 38 चले गए, कितने बच गए 22, तो 22 किसके माने जाएंगे जुलाई, यानी कि इसकी डेट आ रही है 22 ऑफ जुलाई। अच्छा 3 दिन और ऐड करो 23, 24, 25, 25 ऑफ जुलाई को पेमेंट होगी, लेकिन नीचे अभी नोट में कह रखा था कि भाई 25 ऑफ जुलाई एक इमरजेंसी हॉलीडे है, अचानक से छुट्टी करनी पड़ रही है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे 26 ऑफ जुलाई 2016। फोर्थ केस में 26 ऑफ जुलाई 2016। नेक्स्ट केस में 13th ऑफ जुलाई, कितने डेज के लिए 30 डेज। तो देखो बेटा जुलाई में 31 डेज होते हैं, 13 छोड़ दो, 14 से काउंट करना शुरू करो, 18 डेज तो हो गए जुलाई के और 12 डेज हो गए अगस्त। भाई टोटल 30 डेज है ना, या तो ऐसे काउंट कर लो 14, 15, 16 ऐसे काउंट करो, टाइम लगेगा। नहीं तो आपको पता है जुलाई के 13 डेज छोड़ दो, 31 में से 13 चले गए, कितने बचे 18 डेज जुलाई के, 12 दिन और चाहिए, तो 12 डेज अगस्त, 12 अगस्त और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 15th ऑफ अगस्त। 15th ऑफ अगस्त एक नेशनल हॉलीडे है, तो प्रीवियस वर्किंग डे। 14th ऑफ अगस्त फिफ्थ केस में 14th ऑफ अगस्त 2016। फिर उसके बाद 6th केस में 31st ऑफ मई 2016। 31st ऑफ मई से 1 मंथ काउंट करोगे 31st ऑफ जून, लेकिन जून में 30 दिन ही होते हैं, तो 30th ऑफ जून को मंथ खत्म हो गए, 3 दिन और ऐड करो, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। 3 ऑफ जुलाई 2016, 3 ऑफ जुलाई 2016। ठीक है बेटा, ये आपके ड्यू डेट से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने कहा कि मान लो जो ड्यू डेट है वो कोई छुट्टी का दिन, कोई हॉलीडे, चाहे वो इमरजेंसी हॉलीडे हो चाहे वो एक्सीडेंटल हो, तो उसमें हम लोग प्रीवियस वर्किंग डे या नेक्स्ट वर्किंग डे की बात करते हैं। वर्किंग डे वर्ड यूज किया गया। वर्किंग डे का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे मान लो हमारी ड्यू डेट आ रही है 15th ऑफ अगस्त, तो 15th ऑफ अगस्त को पेमेंट हो नहीं सकती, हमें पता है प्री डिटरमाइंड हॉलीडे, तो ड्यू डेट कब मानी जाएगी 14th ऑफ अगस्त। 14th ऑफ अगस्त को भी छुट्टी हो तो 13th ऑफ अगस्त प्रीवियस वर्किंग डे। प्रीवियस डे अगर लिखता प्रीवियस डे तो प्रीवियस डे तो यही होगा, प्रीवियस वर्किंग डे जिस दिन काम हो रहा है तो वो ये होगा। खैर आप ये तो आपकी नॉलेज के लिए, आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपको तो प्रीवियस और नेक्स्ट डे दे, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंट यूजेस ये क्या होता है। देखो बेटा जब आपको किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मिलता है तो आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को 4 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। देयर आर 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन कौन से? पहला ट्रीटमेंट है रिटेनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज अप टू मैच्योरिटी डेट। रिटेनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टिल मैच्योरिटी डेट। टिल मैच्योरिटी डेट यानी कि मैच्योरिटी डेट तक बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास रखना। देखो जनरली जब हमें किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव होता है
तो जब तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती, तब तक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम लोग अपने पास रखते हैं, ठीक है। जैसे ही उस बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट आएगी, we will present the bill of exchange and will receive the payment। यानी कि ड्यू डेट, बिल ऑफ एक्सचेंज की जब भी ड्यू डेट आएगी, हम उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टर के सामने प्रेजेंट करेंगे और उस एक्सेप्टर से बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट लेंगे। दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट से पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करवाना। इसका मतलब क्या होगा? देखो, जैसे अभी किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ली, ठीक है, अब उसकी ड्यू डेट आफ्टर ए सर्टेन टाइम पीरियड है। मान लो उसमें हमें 2 मंथ का या 3 मंथ का टाइम पीरियड दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो आज हमने किसी पार्टी को गुड्स सेल आउट की, 5 लाख रुपीस का उस पार्टी से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया, विच इज पेबल आफ्टर 3 मंथ, ठीक। लेकिन मान लो जस्ट आफ्टर 50 डेज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब वो पार्टी तो आपको पेमेंट करेगी नहीं, क्योंकि उस पार्टी ने तो 3 मंथ का आपसे टाइम पीरियड मांग ही रखा है। 3 मंथ से पहले आप उस पार्टी को पेमेंट के लिए कह भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जी आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमसे ले लो, इसके बदले में हमें पेमेंट करो। जब बैंक हमें मैच्योरिटी डेट से बिल की पेमेंट करेगा, तो बैंक उसके ऊपर हमसे कुछ डिस्काउंट मिलेगा, 100, 200, 500 रुपए, जो भी बैंक का डिस्काउंट बनता है, वो डिस्काउंट या कमीशन हमसे चार्ज करेगा और बाकी की पेमेंट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज may be discounted from the bank before its maturity। बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जा सकता है। उसके बाद थर्ड केस आता है एनक्रोचमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को एनक्रोच कर, एनक्रोचमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो, एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? एनक्रोचमेंट किसे कहते हैं? देखो, जैसे आपको किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ली, अगर आप चाहो तो सेम बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी गिवन टू समवन अदर। जैसे मान लो आज मैं एक्स के 50,000 रुपए मांगता था, उसने मुझे 50,000 रुपीस का बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। अच्छा, दूसरी तरफ वाई नाम की एक दूसरी पार्टी है जो हमारे पैसा मांगती है। जिस तरीके से हम अपने पैसे की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक्स से एक बिल ऑफ एक्सचेंज लेते हैं, उसी तरीके से वाई नाम की पार्टी भी तो अपने पैसे के लिए चिंतित है, उसको भी तो खुद का पैसा चाहिए। तो वो पार्टी हमसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज की डिमांड कर सकती है, ठीक है। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ गिविंग ए न्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम एक्स मे बी गिवन टू वाई। यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें एक्स से मिला था, वो का वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर आप वाई को दे दो। इट इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट ऑफ बिल। इसे क्या कहा जाता है? एनक्रोचमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का। यानी कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम वन पार्टी इज गिवन टू सम अदर पार्टी, इट इज कॉल्ड एनक्रोचमेंट। तो आप ये भी कर सकते हो कि किसी पार्टी से मिला हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज आप किसी अदर पार्टी को हैंड ओवर कर सकते हो। और फोर्थ केस आता है सेंडिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेंडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक for collection। Sending the bill of exchange to bank for collection, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक वालों के पास भेजना कलेक्शन पर्पस। कलेक्शन पर्पस का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों को बार-बार ये बात बताई गई है कि आज की डेट में हमारे बैंक हमारे लिए एजेंट के रूप में काम करता है। आप क्या करते हो कि किसी पार्टी से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लेते हो,
उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखते हो, मैच्योरिटी डेट के ऊपर सामने वाली पार्टी को प्रेजेंट करके आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट लेते हो। इट इज ए हैप्टिक वर्क, आपको प्रॉब्लम होती है, वेस्टेज ऑफ टाइम। इसके बजाय आप ऐसा भी कर सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी गिवन टू द बैंक विद द इंस्ट्रक्शंस दैट ऑन ड्यू डेट प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज, कलेक्ट द मनी एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट इन माय अकाउंट। यानी कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग ड्यू डेट के ऊपर पार्टी को प्रेजेंट करके उस पार्टी से पैसा लेके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर, ठीक है। इसके बदले बैंक कोई कमीशन वगैरह नहीं ले रहा, क्योंकि हम बैंक से ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं मांग रहे। भाई ड्यू डेट के ऊपर आप इस बिल को प्रेजेंट करना, पैसा लेना और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो इसको कहते हैं सेंडिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक वालों को देना कलेक्शन पर्पस, कलेक्ट होने के, ठीक है बेटा। तो दीज आर 4 ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम वन पार्टी। 4 तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, बैंक से डिस्काउंटिंग करवा सकते हो, किसी अदर पार्टी को एंड्रोस कर सकते हो, या बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजी जा सकती है। देयर आर दीज 4 ट्रीटमेंट रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर बेटा, याद कर लो। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।